सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन मोमिनों को अल्लाह की राह में हक की मदद के लिए लड़ना चाहिए जो आखिरत के एवज़ दुनियावी ज़िंदगी को बेच देते हैं, और जो कोई अल्लाह की राह में जंग करे, ख्वाह वो खुद कत्ल हो जाए या गालिब आ जाए, तो हम दोनों सूरतों में अनकरीब उसे अजीम अजर अता फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं जिस तरह ओवर द लास्ट 1 वीक आपने देखा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितनी बड़ी कामयाबियों से नवाजा, और किसी भी कामयाबी में हमें अपने शुहदा को ज़रूर याद रखना चाहिए। और अल्लाह ताला जो इस पूरे फेज़ में हमारे शहीद हों, चाहे वो सिविलियंस हों या हमारे पाक अफवाज के जवान हों, अल्लाह ताला उनकी अजीम कुर्बानी को कबूल फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और नाज़रीन, आज जो ISPR की जारी करदा तफसीलात हैं उसके बेसिकली मुताबिक तकरीबन 11 जवान हमारे शहीद हुए। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत दीगर जवान शामिल हैं, और पाकिस्तान आर्मी से नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर ख़ान, और इसको मिला के तकरीबन 11 शुहदा हैं। अल्लाह ताला उनकी इस अजीम कुर्बानी के तोफ़ैल, उनका खून रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, और हम उनके खून का नाज़रीन एक एक कतरे का हिसाब जो हमने भारत से पहले भी लिया और पाकिस्तान के हर अज़ली दुश्मन से ज़रूर लेंगे। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं, गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खुर्दा और एक जनूरी इंसान की तरह जो उन्होंने तकरीर की, उससे साफ जाहिर है कि भारत को बहुत ज़बरदस्त किस्म की धूल चटाई है पाकिस्तान ने। अल्हम्दुलिल्लाह, मोदी अपनी तकरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया, तो मोदी साहब से पूरी दुनिया यही सवाल कर रही है कि पाकिस्तान आप पे जवाबी हमला नहीं तो आपको हार तो नहीं पहनाता था कि अगर आपने एक मुल्क की, एक आज़ाद मुल्क की खुद मुख्तारी पे अगर आप हमला करेंगे तो आपको आगे से ईंट का जवाब पत्थर से ही आएगा, जो कि पाकिस्तानी कौम और पाक अफवाज ने मिलकर और एक होकर भारत को दिन की रोशनी में जवाब दिया। और मज़ीद उन्होंने पाकिस्तान को खोखली धमकियाँ दी, और जो उनके चेहरे पर जो शिकस्त खुर्दा जो तासुरात है उससे आया था जो CNN की रिपोर्ट नाज़रीन थी कि भारत भागा भागा अमेरिका के पास गया। उन्होंने JD वैंस से रब्ता किया कि जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया वो इतना शॉकिंग रहा है कि किसी तरह इस खित्ते में जंग बंदी कराएं, वरना भारत ने को जो हजीमत उठानी पड़ी वो उसकी बेसिकली आगे बढ़ती हुई चली जाती। कल DGMOs के दरमियान भी रब्ता हुआ पाकिस्तान और भारत का, और यही अभी इत्तफाक किया गया है जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जंग बंदी का तसलसल बरकरार रहे। और नाज़रीन, अगर हम सिफारती फ्रंट की बात करें तो भारत को वहाँ पे भी हजीमत उठानी पड़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब रवानगी से पहले कल सुबह एक तकरीर की, और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी अमरीकी इंटेलिजेंस ने बताया कि किस किस्म का अनवेवरिंग पावर के साथ पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया है, यानी बहुत ताकत के साथ भारत को रिस्पॉन्स दिया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने कहा कि अगर ये जंग बंदी नहीं होती तो वो ट्रेड रोक देंगे। और नाज़रीन, भारत का तकरीबन 85 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो नरेंद्र मोदी और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो दोनों ही ममालिक फिर फ़ौरन मान गए जंग बंदी के लिए। और नाज़रीन, अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो चाहे भारत के उधमपुर बेस हो जहाँ पे S-400 सिस्टम जिस पर उनको बहुत ज़्यादा नाज था, या राफेल तैयारी जिनके बारे में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी कहते थे कि अगर 2019 में ही होता तो हम पाकिस्तान का कुछ छोड़ते ही नहीं, और 2025 में 6 साल बाद आपने देखा कि अल्लाह ताला ने उसकी रऊनत किस तरह खाक में मिलाई। नरेंद्र मोदी क्योंकि भारत के अंदरूनी तौर पे जो खलफशार है उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करता है, पाकिस्तान को खोखली धमकियाँ देता है, और अब दुनिया के सामने उसका चेहरा RSS का और हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म का चेहरा बेनकाब हो चुका है। और नाज़रीन, ये ज़रूरी है कि भारत का जो ये हिंदुत्व और RSS बैक्ड जो हिंदू एक्सट्रीमिज़म, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म, जहाँ पे मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है भारत के अंदर, क्रिश्चियंस की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है, दलित्स की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है, सिखों की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है, और अब भारत अपने इंटरनल फेलियर्स को कवर करने के लिए पाकिस्तान को धमकियाँ लगाता है, पाकिस्तान की खुद
मुख्तारी को चैलेंज करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के सामने भारत और नरेंद्र मोदी का जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म का जो चेहरा है RSS बैक, उसको बेनकाब किया जाए। और वो अब तकरीबन बेनकाब हो ही चुका है जब भी मोदी पे भारत के अंदर से सवालात उठ रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान के पीछे चीन, अज़रबैजान, तुर्की और दीगर ममालिक पूरे शद्दो मत के साथ खड़े थे, तो दूसरी जानिब भारत जो उसको बड़ा नाज था कि हम इस रीजन के सुपर पावर हैं, इस रीजन के वो बुली हैं, तो उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, चाहे वो क्वाड ममालिक हों। ये भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं। तो ऑब्वियसली अगर नाज़रीन आप झूठ बोलें दुनिया से, तो दुनिया भी तंग आ जाती है। और हमने देखा कि दुनिया वाकई में भारत से तंग आ गई थी। तो हम इस हवाले से मज़ीद भी ऑब्वियसली आपको आगे कवर करते नजर आएंगे। दुनिया के स्पेक्ट्रम पे बहुत कुछ हो रहा है, जैसे हमने आपको बताया यूक्रेन रशिया की पीस डील करीब है, और चीन और अमेरिका के दरमियान ट्रेड के काफ़ी ज़्यादा मुज़ाकरात अच्छी सिमत में बढ़ रहे हैं। ट्रेड डील की बात हो रही है, चाइना ने टैरिफ्स अमेरिका के कम करने पर गौर शुरू कर दिया, और ये ऑब्वियसली ग्लोबल इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ी वुस्ता पहुँच गए हैं, आज सऊदी अरब में है, फिर उसके बाद उन्होंने कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाना है। और बात ये भी आ रही है कि अमरीकी हुकूमत के डायरेक्ट हमास से मुज़ाकरात हो रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से। और ये भी खबरें आई हैं कि शायद अमरीका फ़लस्तीन को रिकगनाइज़ करने तक भी जा सकता है, और इसराइल इस पर ज़्यादा खुश नहीं है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ग्लोबल स्पेक्ट्रम बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। हम इसको ऑब्वियसली आगे भी कवर करते रहेंगे, लेकिन आई थिंक अभी वक्त है पाकिस्तान की अजीम तरीन कामयाबी को रिकगनाइज़ करने का और उसको सेलिब्रेट करने का, जो अल्लाह ताला के अज़मत और अल्लाह ताला की मदद के साथ और नुसरत के साथ पाकिस्तान को मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ब्रेक के बाद हम लेंगे अपने शो में एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब को, जिनका बड़ा कलीदी किरदार है ये जो बिल्डअप ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स का जो आर्सनल बिल्डअप हुआ है इस लेवल तक कि आज पूरी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत को धूल चटाई है। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए पोल न्यूज़। जी वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। इज़ वन ऑफ आवर अनसंग हीरोज़ इन दिस प्रोसेस, क्योंकि नाज़रीन ये जो हमारा मिलिट्री आर्सनल ओवर द ईयर्स हमारा स्ट्रेंथन हुआ है, स्पेशली पाक फ़ज़ाइया का, उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार इस वजह से भी है कि जो JF-17 थंडर तैयारा जिसने S-400 सिस्टम भारत को तबाह किया उधमपुर में, उसकी जो पूरी प्रोडक्शन के पीछे उनका बहुत मेन रोल रहा है। अरशद मलिक साहब जो है कामरा में जो हमारा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है उसमें भी उन्होंने सर्व किया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो सर टुडे। It's an honor for me. Thank you for having me with you. अरशद मलिक साहब, सबसे पहले तो यही मेरा आपसे सवाल है, हम वैसे तो सबको मुबारकबाद देते हैं एज अ पाकिस्तानी, बट टू यू स्पेशली कि इस पाक फ़ज़ाइया को स्ट्रेंथन करने में आपका बड़ा किरदार है। हाउ डज़ इट फील कि आपकी जो मेहनतें और पूरी पाक फ़ज़ाइया की जो काविशें हैं उसकी बदौलत अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, स्पेशली JF-17 थंडर ने जिस तरह S-400 सिस्टम को निशाना बनाया और तबाह किया। सबसे पहले तो हमें अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की खास रहमत थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया। मेरा मानना यह है कि अल्लाह ताला की ताईद के बाद जो हम आहंगी, टीम वर्क और खुलूस से नीयत है वो कभी रायगा नहीं जाती। और मेरा एक और मानना यह भी है कि अल्लाह ताला के यहाँ अगर आप मुअद्दब रह के अल्लाह की मदद हासिल करते रहते, उसमें अगर आप खुलूस से नीयत के साथ मेहनत करें तो अल्लाह ताला मेहनत कभी रायगा नहीं जाने देते। तो मेरे ख्याल में ये पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों, पाक फ़ज़ाइया की कायदाना लीडरशिप का और पाक फ़ज़ाइया के हर रैंक के लोगों का मेहनत और जिसका समर अल्लाह ताला ने हमें ये अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाउ लेट्स कम टू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस बैटल, जिसमें इनफैक्ट जो भारतीय एनालिस्ट हैं, टेलीग्राफ की रिपोर्ट में तो कहा गया इट वाज नॉट अ डॉग फाइट, इट वाज एन एम्बुश दैट पाकिस्तान एयरफोर्स डिड। सर ये किस तरह, ये हाउ डिड दिस एम्बुश टेक प्लेस? J-10FC तैयारे कंपाइल्ड विद PL-15 मिसाइल्स, राफेल के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया, ये किस तरह सर ये हुआ है? आप अगर इसको एक्सप्लेन कर सके नाजरीन को। जी, मैं मुख्तसर तौर पे यही कहना चाहूँगा कि पाक फ़ज़ाइया ने एक नई तारीख रकम की और जिसके बारे में आइंदा आने वाली कई सदियों तक, कई सालों तक
एक बुक स्टडी केस बन जाएगा कि किस तरह एक वो फिजाइया जो तादाद में तो कम थी लेकिन शायद क्वालिटी में बहुत आगे थी और शायद थिंकिंग में बहुत आगे थी और शायद अपने जो असासे थे, जो आर्सेनल में वेपन्स थे, उनकी हमजहत जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की, दैट वाज अ ग्रेट कॉल। तो जैसे आपने जिक्र किया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ JF-17 को इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ हमने J-10 को भी इस्तेमाल किया और फिर हमने F-16 को भी इस्तेमाल किया और उससे बढ़कर इस सारी चीज को एक्सप्लॉइट करने में हमारे, जैसे आपने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स की निहायत अक्लमंदाना और निहायत टेक्टिकल तरीके से उसकी जो एम्प्लॉयमेंट थी उसने सारे अमल को ऑगमेंट किया। सो एक ये टीम वर्क था जिसमें तमाम एसेट्स को मरबूत तरीके से और एक बेहतर तैयारी के तरीके से इस्तेमाल किया गया और मेरे ख्याल में इसमें बाकी जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनकी भी हमें फुली सपोर्ट थी, ताईद हासिल थी और एक वर्क पे सारे जमा थे। एब्सोल्युटली। सर, आपसे अगला सवाल यही है कि अगर हम बात करते हैं अभी, मतलब इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द हिस्टोरिक मोमेंट्स इन एयर हिस्ट्री के एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराया, ना सिर्फ एक बल्कि तीन तैयारों को गिराया। क्या आप नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सकते हैं कि ये 4.5 जनरेशन से क्या, इसका क्या मतलब होता है? जैसे किसी प्रोडक्ट को आप बेहतर करना शुरू करते हैं अपनी बेसिक प्रोडक्ट से, उसको आप इम्प्रूवमेंट के लिए एक नाम देते रहते हैं। जैसे मैं आम नाजरीन के लिए बताना चाहूंगा कि जब हमने JF-17 ब्लॉक पहला बनाया, जो पहले 50 जहाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से को प्रोडक्शन के तहत कामरा से प्रोड्यूस किए, तो उसको हमने ब्लॉक 1 का नाम दिया। अब जब अगले 50 हम बनाने जा रहे थे तो उसमें हमने सोचा कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए, कुछ उसमें नई चीजें डाली जाएं। तो वो जो 50 का ब्लॉक था वो ब्लॉक 1 से मुख्तलिफ था, उसमें इम्प्रूवमेंट थी या जो हमने सबक ब्लॉक 1 से सीखे उनको उधर इम्प्रूव किया और उसमें कई कैपेबिलिटीज बढ़ा दी, उसको हमने ब्लॉक 2 का नाम दिया। फिर जब ब्लॉक 2 बन गया उस वक्त इनोवेशन आ चुकी थी, जमाना आगे बढ़ता जा रहा था, एविएशन में तरक्कियां हो रही थी, नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही थी। सो वो नई टेक्नोलॉजी हमने अगले जब 50 जहाजों में डाली तो उनका नाम हमने ब्लॉक 3 कर दिया। अब इसी तरह जब हमने ब्लॉक 1 बनाया था तो आपको याद होगा ये 90s की बात है। तो उसके बाद जब 2000 प्लस में हम आए, इनोवेशन आई, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, तो इंटरनेशनली जो बेहतर टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके लिहाज से आप कहते हैं कि ये जनरेशन इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तो जनरेशन 3 जो है मेरे ख्याल में वो एक बहुत मुनासिब प्लेटफॉर्म है जो कि आप कोई भी एयरफोर्स रख के उस पर वकार महसूस करती है। और हमारे JF-17 जो ब्लॉक 3 है वो Gen 4 को टच करते हैं माशाल्लाह। बट जो हमने J-10C एक्वायर किया अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी आप Gen 4 से Gen 4.5 कहेंगे। लेकिन अब जो ये इनकाउंटर हुआ उसमें अब हिंदुस्तानी उसको जेन नहीं कहते, उसको जिन कहते हैं। ये वो जिन था जो हमें खा गया। सर, वो फ्रेंच में जो लॉफेल का मतलब होता है फ्लॉड, तो इंडियन वो जिस तरह उस दिन एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा ना कि राफेल इज़ अ ग्रेट एयरक्राफ्ट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू एम्प्लॉय इट। तो जो हालात यही लग रहे हैं कि 1965 में सज्जाद हैदर साहब, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिटिश कंपनीज को कहता हूँ कि वो इंडियन एयरफोर्स से अपने हार्डवेयर को महफूज रखें क्योंकि ये उनका कबाड़ा कर देंगे। आज भी 50 साल बाद आई थिंक कहानी वही बरकरार है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर, एक सवाल आपसे, एक अभी हम देखें, हम बात करते हैं एक्टिव कॉम्बैट की, जिधर चलें आपके फाइटर जेट्स होते हैं, जैसे PL-15 का इस्तेमाल हुआ। सर, ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स का कितना रोल होता है इस तरह के कामयाब ऑपरेशंस में, चाहे वो स्विफ्ट रिटॉर्ट हो या बुनियान मसरूर हो, जैसे हमारे पास ये एवेक्स जो एयरक्राफ्ट है या YA-8 एयरक्राफ्ट है, इनका क्या रोल होता है, इनकी क्या अहमियत है? देखिए, आज के दौर में एक जहाज अकेला जंग नहीं लड़ता। आजकल की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें अगर आपने याद करें कि ये कहा यह जा रहा है कि वो इंडिया की तरफ से वो 80 जहाज से, तो 80 के 80 राफेल नहीं थे, उनका एक पैकेज होता है। उस पैकेज में Su-30 थे, MiG-29 थे, एयरबोर्न एसेट्स थे। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से कि कोई भी मुल्क जब किसी की जंग में जाता है, किसी इनकाउंटर में जाता है, किसी महाज पे जाता है, तो एक पूरा पैकेज आता है। जैसे कि आर्मी जब लड़ती है
तो उनको पहले एयर डिफेंस की सपोर्ट होती है, फिर उनकी आर्टिलरी की सपोर्ट होती है, फिर आर्मर्ड की, और फिर इन्फेंट्री की। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह हवा में भी जब कोई जंग होती है उसमें भी EWSers जाते हैं जो कि जैम करते हैं, एनिमी की पोजीशन लोकेट करते हैं, एनिमी के एयरक्राफ्ट को दूर अंदर से देख लेते हैं, फिर उसको वो ग्राउंड रेडार्स को साथ लिंक करते हैं, फिर हमारे एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होते हैं, और उन एयरक्राफ्ट में भी F-16, JF-17, J-10, तो ये पूरा पैकेज होता है। और वो पैकेज की कॉम्पोजिशन जो लीडरशिप है, जिन्होंने जंग ये लड़ानी होती है, वो डिसाइड करते हैं। एब्सोल्युटली सर, अगर हम बात करें, आपने कल भी आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा कि अब जो है ना रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो रहे हैं, अब सिर्फ जंगें मिसाइल्स या उसके बुनियाद पे नहीं लड़े जाएंगे, चाहे वो ग्राउंड टू ग्राउंड हो या एयर टू एयर हो, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी बड़ा इंपॉर्टेंस उसमें है। सर अभी मैं कुछ भारतीय तज्जियाकारों को सुन रहा था और कुछ मैं जो बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा तहरीर लिखी जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स जिस तरह जैम किया गया, स्पेशली जो राफेल तैयारों का कहा जाता है कि एक हिसार होता है जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होती है, बट हमने देखा कि किस तरह उनकी कम्युनिकेशन भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको भी जैम किया। जिस तरह उनकी ऑडियो आई है कि वो कह रहा है गॉडजिला 3 आर यू देयर बिकॉज आई हैव सीन एन एक्सप्लोजन इन द स्काई। सर ये टेक्नोलॉजी का जो बढ़ता हुआ रोल है, आप इसको किस तरह देखते हैं और ये कितनी रेलेवेंट है आज की सूरत हाल में, ये जो पूरा मामला हुआ है? आज के दौर में जितनी टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस आ गई है, शायद आज से पहले नहीं थी। कम्युनिकेशन तो बहुत छोटी चीज रह गई, कम्युनिकेशन की जैमिंग तो बहुत छोटी चीज रह गई। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दौरा है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसमें तो बात जमीन और फिजा से निकल के स्पेस तक जा चुकी है। और ये अल्लाह ताला की बड़ी खास मेहरबानी है कि हमारी पाक फिजाइया ने इस रिक्वायरमेंट को समझते हुए, मौजूदा लीडरशिप ने इस टेक्नोलॉजी को स्पेस से ऑपरेट किया। और ये एक बहुत ही सरप्राइज सा इंडियन एयरफोर्स के लिए कि जब उन पे साइबर अटैक हुए, आपने स्पेस से जाके जैमिंग कर रहे थे, और जो हमने अभी देखी भी है कि जब वो एयरबोर्न हुए, सो दे लॉस्ट हवा में क्या हो रहा है, रेडार पे क्या हो रहा है, उनको किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। और वो डेस्परेट होके, जैसे आपने कहा, कॉलें दी, और वो जो इनको एयरफील्ड नजर आई वो वही करके बजाय कि अपनी पेरेंट एयरफील्ड पे जाते, तो ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो बच गए। एब्सोल्युटली सर। सर आखिर में आपसे एक फाइनल सवाल करना चाहूँगा, आपने हमें बड़ा आज वक्त दिया है सर। आपने जो है सक्सेसफुली लीड की है JF-17 की सेल्स भी, सो नॉट जस्ट द टेक्निकल एस्पेक्ट, बट ये आपको काफ़ी अबूर हासिल है मार्केट के एतबार से भी। तो सर ये S-400 सिस्टम को बिल्कुल उड़ा के रख देना, $1.5 अरब जिस पे भारत को बड़ा नाज था, और अल्लाह ताला ने उनका हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह गरूर खाक में मिलाया। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के मिलिट्री आर्सेनल इन टर्म्स ऑफ सेलिंग इट टू द वर्ल्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड एज वेल एज चाइना। अगर आप देखें तो चीन के मिलिट्री आर्सेनल के बारे में दुनिया ये कहती थी कि ये जी बैटल हार्डन नहीं है, वॉर टेस्टेड नहीं है, बट अब तो दुनिया दंग रह गई है, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, स्पेशली आई थिंक वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया है। व्हाट कैन इट इंटेल व्हेन इट कम्स टू द सेल्स ऑफ दीज मिलिट्री आर्सेनल और हार्डवेयर? So addressing your first part, it has a lot of potential. Sales and marketing, it is not like I did it. It is Pakistan Air Force name. जब आप कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तान एयर फोर्स के नाम को लेके चलता है, तो जो दुनिया में उसकी पाकिस्तान एयर फोर्स की वजह से इज्जत होती है, वो उसका नाम वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये टीम वर्क था पाकिस्तान एयर फोर्स की, अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक नामी है वो था। आगे मैं ये देख रहा हूँ कि चूंकि जैसे आपने कहा कि प्रूफ ये हार्ड बैटल प्रूवन हो गया है, और इसके बाद जो ब्लॉक 3 में इसमें कैपेबिलिटीज आ गई हैं, जिसको हम टच करवा रहे हैं, Gen 4 तक लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत से मुल्क अब इस पे इंशाल्लाह जरूर इंटरेस्टेड होंगे। इसने एक और मिथ ये तोड़ दी कि ये चाइनीज टेक्नोलॉजी इज नो मोर हम्बल टेक्नोलॉजी, इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। इट इज ओनली हाउ डू यू एम्प्लॉय इट, हाउ डू यू इंटीग्रेट इट, हाउ डू यू कैरी इट ऑन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें ज्वाइन किया, आपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किया। ये एक यूनिफाइड एफर्ट थी जिसके तहत भारत को दिन की रोशनी में तारीखी तौर पे धूल चटाई गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह कामयाबियों से नवाजता रहे और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हम इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहें। मुझे मुइज़्ज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अपना फीडबैक बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।